नमस्ते बच्चे लोग, ये वीडियो एक रिवीजन वीडियो भी है और उसके साथ साथ इस वीडियो को मैंने इसीलिए बनाया क्योंकि मेरे से लास्ट वीडियो में कुछ मिस्टेक हो गया था और कुछ पॉइंट्स भी मिस आउट हो गए थे, तो इसलिए मैंने ये वीडियो फिर से बनाया। एंड्रोशियम के ऊपर ही बनाया। अगर आपको ये लग रहा है कि आपको ये वीडियो नहीं देखना चाहिए क्योंकि आपने ऑलरेडी वीडियोस देखे हैं, तो आप गलत हो बच्चे। ऐसा नहीं है, आपको इस वीडियो में बहुत कुछ एक्स्ट्रा मिलने वाला है। तो प्लीज, अगर आपको एंड्रोशियम के बारे में पता भी है तो भी ये वीडियो आप जरूर देखें क्योंकि ये बहुत इंफॉर्मेटिव है और बहुत मजा आने वाला है आपको। चलो शुरू करते हैं। ये एक रिवीजन वीडियो है, नो डाउट, बट फिर भी इसको सुनिए उतने ही इंटरेस्ट से और प्लीज साथ साथ में नोट्स बनाते जाइए क्योंकि ऑलरेडी रिवीजन हो गया है ना। रिवीजन नहीं हुआ है क्योंकि ऑलरेडी आपने एक बार देख लिया है, तो आपको कुछ कुछ चीजें पता है, बट आपको मैं स्टोरी फॉर्मेट में बहुत अच्छे से बताने वाली हूँ। तो चलो, पहले मैं एक फ्लावर का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगी। फ्लावर के स्ट्रक्चर को पहले हम समझेंगे। सबसे पहले ये एक स्ट्रक्चर बना दिया, इसको हम कहेंगे पेडिसेल। फिर मैंने ये क्या है, ग्रीन से बनाती हूँ, ये स्टॉक बना दिया, ठीक है। ये हुआ हमारा थैलेमस। अब हम ओवरी ड्रॉ करेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये हो गया गाइनोशियम, नहीं, हम गाइनोशियम की जगह यहाँ पे पिस्टल लिखेंगे, पिस्टल। फिर ये हुआ ये क्या है, बताओ बताओ। ये इस तरीके का दो दो गोले बनाने एक में, ये 1 ये 2, ये 1 ये 2। ये हुआ एंड्रोशियम। और अब बचा क्या, पेटल्स। तो पेटल्स भी बना लेते हैं। ये यहां से खूबसूरत सा पेटल बना लेंगे। ये हो गया पेटल्स। तो नीचे वाला जो स्टॉक है इसे हम कहते हैं पेडिसेल। ध्यान से सुनना, ठीक है। इसे हम कहते हैं पेडिसेल और स्टॉक कहते हैं, ठीक है। ये मेन स्टेम से कनेक्टेड रहता है। किससे कनेक्टेड रहता है, कनेक्टेड टू मेन स्टेम। और इसे स्टेम ऑफ द फ्लावर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टेम ऑफ फ्लावर। ये स्टेम प्लांट का नहीं, फ्लावर का स्टेम। अब ये होता है थैलेमस या रिसेप्टेकल। इसका एक और नाम है रिसेप्टेकल। ये थोड़ा थिक सा पार्ट होता है। आपको दिख रहा है कि ये पार्ट थोड़ा थिक है, मोटा है। ये क्यों है, थिकन्ड पार्ट है, क्यों है, वो फ्लोरल ऑर्गन्स को सपोर्ट करता है। सपोर्ट्स फ्लोरल ऑर्गन्स। और इसके ऊपर फ्लावर के पार्ट्स अटैच्ड होते हैं। फ्लावर पार्ट्स आर अटैच्ड, ठीक है। थैलेमस को रिसेप्टेकल भी कहा जाता है। ये फ्लोरल ऑर्गन्स को सपोर्ट करता है। थैलेमस के ऊपर सारे फ्लावर के पार्ट्स अटैच होते हैं। ये हुए हमारे पेटल्स। देखो, जो ग्रुप ऑफ पेटल्स है उसको हम कोरोला बोलते हैं। कोरोला पेटल नहीं होता, ग्रुप ऑफ पेटल्स होते हैं। तो इसे हम व्हर्ल ऑफ पेटल्स भी कह सकते हैं। व्हर्ल मतलब ग्रुप, ठीक है। 3 या 3 से ज्यादा जो होते हैं उसको हम व्हर्ल बोलते हैं। सिमिलरली यहाँ पे स्टॉक भी तो बहुत सारे होते हैं, व्हर्ल में होते हैं, तो इसे हम कहेंगे व्हर्ल। ये स्टॉक नहीं है, सॉरी, ये सेपल है। सेपल, व्हर्ल ऑफ सेपल्स। व्हर्ल ऑफ सेपल्स, मैंने कहां से स्टॉक लिख दिया। व्हर्ल ऑफ सेपल्स, क्योंकि ये भी 3 या 3 से ज्यादा है। और ये सबसे आउटर मोस्ट व्हर्ल है। आउटर मोस्ट व्हर्ल मतलब सबसे बाहर है। ये एक व्हर्ल हो गया।
ये पेटल्स वाला सेकंड वॉल हो गया। अब देखेंगे हम एंड्रोशियम। बेसिकली इसे ये वाले पार्ट को स्टेमन कहा जाता है। यहां पे लिखती हूं मैं स्टेमन, जिसमें एंथर ऊपर वाला जो पार्ट है ये एंथर है, और नीचे वाली जो डंडी है ये फिलामेंट है। ठीक है, ये एंथर और फिलामेंट, मैं रेड से कर रही हूं, दोनों मिला के स्टेमन होता है। अब ग्रुप ऑफ स्टेमन को हम एंड्रोशियम बोलते हैं। एंड्रोशियम क्या है? ग्रुप ऑफ स्टेमन। और एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, एमआरओ शॉर्ट फॉर्म, अभी यहां पे जगह नहीं है। अब देखेंगे हम पिस्टल। ये पूरा जो है बेटा, ये पूरा पिस्टल कहा जाता है। और कार्पल, इसमें क्या क्या होती है? स्टिग्मा होता है, ये ऊपर वाला जो पार्ट है ये स्टिग्मा है। ये पतली सी जो डंडी है यहाँ पे, ये होती है स्टाइल। और जो नीचे वाला गोल सा मोटा सा होता है ये होता है ओवरी। ये कार्पल के पार्ट्स है। ठीक है, ये पिस्टल के पार्ट्स है। इसे हम टोटल को हम बोलेंगे गाइनोशियम। एक पिस्टल भी हो सकता है फ्लावर्स में, एक से ज्यादा पिस्टल्स भी हो सकते हैं। अगर एक पिस्टल हुआ तो भी उसे गाइनोशियम बोलेंगे, एक से ज्यादा पिस्टल्स हुए तो भी उसे गाइनोशियम ही बोलेंगे। ठीक है, ग्रुप ऑफ पिस्टल्स को भी हम गाइनोशियम ही बोलेंगे। ओके, और क्या बाकी रहेगा? हाँ, ये सेपल्स का काम क्या है? एक तो ये ग्रीन कलर का भी हो सकता है, ग्रीन और अदर कलर्स के भी हो सकते हैं। और ये बर्ड को प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट्स बर्ड। ठीक है, बर्ड क्या है? वो जो ऐसा दिखता है ना प्लांट के ऊपर, ये फिर यहां से छोटा सा फ्लावर, ये बर्ड है। आपको फ्लावर फिर से एक बार मैं समझा देती हूँ। नीचे जो है वो पेडिसल है, अब मैं ब्लैक कलर लेती हूँ। नीचे जो है वो पेडिसल है, ये स्टॉक भी कहा जाता है इसे। फिर ये जो पोर्शन है सेपल है, ग्रुप ऑफ सेपल्स को हम बोलते हैं वॉल ऑफ सेपल्स भी कहा जा सकता है। फिर इसके ऊपर वाला थैलेमस है, या उसे रिसेप्टेकल कहा जाता है। ये फ्लोरल ऑर्गन्स, जितने भी फ्लोरल ऑर्गन्स है वो इसके ऊपर, ये उन सबको सपोर्ट देता है। हाँ, मेरे पे बैठ जाओ, हाँ मैं मोटा हूं, मेरे पे आ सकते हो, ऐसा कुछ है। फिर ये कलरफुल जो है वो हमारे पेटल्स है। पेटल्स का काम है इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना। ठीक है, वो मैंने लिखा नहीं, लिख लो। ग्रुप ऑफ पेटल्स, जो वॉल ऑफ पेटल्स को कोरोला भी कहा जा सकता है। फिर ये जो है ये हमारा स्टेमन है। ठीक है, ये दो ही बनाओ, ऐसे और ऐसे स्टेमन बनाओ। स्टेमन में ये जो है ये एंथर है और नीचे वाला फिलामेंट है, और पूरे स्टेमन को हम एंड्रोशियम कहते हैं। फिर ये हमारा स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी, ये तीनों मिला के पिस्टल या कार्पल बनता है, जिसे हम गाइनोशियम कहते हैं। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है गाइनोशियम। ठीक है, और ये सेपल का काम है बर्ड को प्रोटेक्ट करना। बर्ड को जब छोटा सा होता है तब उसे प्रोटेक्ट करना। ठीक है, ये तो खिल गया, ये वाला फ्लावर तो खिल गया, ये जब छोटा सा होता है तब ये उसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, इतना क्लियर है? चलो नेक्स्ट, गाइनोशियम जो मैंने बताया था, ठीक है, ये मोनोकार्पिलरी भी हो सकता है। गाइनोशियम एक तो मोनोकार्पिलरी हो सकता है, कार्पेलरी, और मल्टी कार्पेलरी हो सकता है। मोनोकार्पिलरी मतलब वन कार्पल, मल्टी कार्पिलरी मतलब मोर देन वन कार्पल। मोनोकार्पिलरी मतलब ये, इसका डायग्राम है। मल्टी कार्पिलरी मतलब ये एक से ज्यादा कार्पल्स होंगे, ड्रॉ कर लो यहाँ पे। ठीक है, ये हो गए मल्टी कार्पिलरी। अब हम फ्लावर के अंदर
क्या पढ़ने जा रहे हैं पता है? ये मैं फटाफट से फ्लावर बनाती हूँ। इसको पढ़ने जा रहे हैं। ये क्या है? इसको कहते हैं हम एंड्रोशियम या स्टेमन। स्टेमन को उखाड़ते हैं और स्टेमन के बारे में पढ़ते हैं। चलो पहले स्टेमन का स्ट्रक्चर बनाती हूँ मैं। ठीक है, ये जो पार्ट है इसे हम एंथर कहेंगे। नीचे वाला है फिलामेंट। और ये क्या है बेटा? थैलामस। ये तीन पार्ट्स कॉमन पार्ट्स है, याद कर लो, साथ साथ में ड्राइंग करते रहो। अब स्टेमन, ग्रुप ऑफ स्टेमन को हम क्या कहेंगे? एंड्रोशियम। कुछ चीजें बता देती हूँ एंड्रोशियम और गाइनोशियम के बारे में। ये जो सीएम है, ईसीएम, ये जो ईसीएम है या फिर जीएम है, स्पोरेंजियम, एंड्रोसियम, गाइनोशियम, इसका मतलब, इन चीजों का मतलब ही होता है हाउस और ड्वेलिंग। क्या होता है? हाउस या ड्वेलिंग। एंड्रोसियम, एंड्रोशियम मतलब हाउस ऑफ मेल पार्ट, दैट इज सारे स्टेमन होते हैं एंड्रोशियम में। सारे स्टेमन ही तो होता है। ये मैं फ्लावर ड्रॉ कर रही हूं। ये स्टेमन, ठीक है। एंड्रोशियम मतलब हाउस ऑफ मेल पार्ट एंड गाइनोशियम, नोशियम मतलब हाउस ऑफ फीमेल पार्ट, मतलब ऑल कार्पल्स। ठीक है, ये ऑल कार्पल्स, ये एंड्रोसियम। ईसीएम, मैंने आपको ईसीएम और जीएम का मतलब बताया है। ये एक रूट वर्ड, ये ग्रीक से आया है। ये सारे हम थोड़े ग्रीक की लैंग्वेज में सीख ही जाएंगे बायोलॉजी पढ़ते पढ़ते। तो ईसीएम का मतलब ही ये होता है हाउस, कलेक्शन। ठीक है, समझ गए? अब ये लिख लो कहीं पे जल्दी से। ये कुछ चीजें एक्स्ट्रा है जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, जो लास्ट वीडियो में नहीं है। अब जो फिलामेंट होता है ना, फिलामेंट को कहते हैं, ये प्रॉक्सिमल एंड पे होता है। प्रॉक्सिमल एंड, इसका मतलब पी से प्रॉक्सिमल एंड पी से पास। पास किसके? थैलेमस के। ठीक है, फिलामेंट प्रॉक्सिमल एंड पे होता है क्योंकि वो थैलेमस के पास है। एंथर डिस्टल एंड पे होता है, डी से डिस्टल एंड डी से दूर। क्या दूर किससे? थैलेमस से। दूर भी थैलेमस से। समझ में आया? प्रॉक्सिमल एंड और डिस्टल एंड। ओके, फिलामेंट प्रॉक्सिमल एंड पे है क्योंकि वो पास है थैलेमस से। एंथर डिस्टल एंड पे है क्योंकि वो दूर है थैलेमस से। अब यहाँ पे इस प्लांट में समझो, फिलामेंट तो थैलेमस से जुड़ा हुआ है, बट कुछ प्लांट्स में फिलामेंट ये किससे जुड़ा हुआ आपको दिख रहा है? ये किससे जुड़ा हुआ आपको दिख रहा है? हाँ जी, पेटल से जुड़ा हुआ है। फिलामेंट पेटल्स से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसे कहेंगे हम एपी पेटलस। एपी भी एक ग्रीक वर्ड है। एपी का मतलब होता है अपॉन और ऑन, एंड पेटलस का मतलब पता ही चल रहा है, पेटलस का मतलब होता है पेटल पे। समझे? एपी पेटलस ऐसे ही कोई ऐसे ही कोई नाम नहीं दिया गया है। एपी मतलब अपॉन एंड पेटलस मतलब पेटल, मतलब पेटल के ऊपर होता है, इसलिए इसे एपीपेटलस भी कहा जाता है। समझे? चलो, और ये जो एपीपेटलस है ये कुछ प्लांट्स फैमिली में पाया जाता है, वो है सोलानासी। इसका एग्जांपल है ब्रिंजल, पटेटो, टमाटो। ठीक है, इसके एग्जांपल्स है। एंड एक और फैमिली में पाया जाता है, उसको मैं यहाँ लिखती हूँ एस्टेरासी। स्पेलिंग देख लेना, सी है, इधर भी
ही होगा शायद से, देख लेना स्पेलिंग। और ये जैसे कि प्लांट्स, सनफ्लावर, मैरीगोल्ड, इनमें क्या हो रहा है, इनमें एपिपेटलस कंडीशन है, इन सारे प्लांट्स में एपिपेटलस कंडीशन है। अब नीट है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो ये सारी चीजें भी मैंने लास्ट वीडियो में नहीं बताई थी। तो अभी हम स्टार्ट से शुरू कर रहे हैं, तो आप ये वीडियो में जो भी बता रही हूँ सब लिखते जाइए। और बच्चे, मैंने बहुत मेहनत की है, तो मैं चाहती हूँ मेरी ये मेहनत आपको काम लगे, तो उसके लिए आपको भी मेहनत करना पड़ेगा, मेरा वीडियो सुनना पड़ेगा। अब एंथर तो हमने देख लिया है, बाहर का स्ट्रक्चर, आउटर स्ट्रक्चर जो भी हमें दिखता है। अब अंदर क्या है वो देखेंगे। एंथर के अंदर क्या है, चलो मेरे साथ साथ में एंथर का पहले तो डायग्राम ड्रॉ करो। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, पहले तो मैंने ये दो टाइप के कुछ गोल बनाया है, ओवल शेप बनाया है, इसे कहते हैं हम लोब्स। जैसे कि ये दो है तो हम इसे लिखेंगे बाई लोब्ड। ये सैक लाइक स्ट्रक्चर है, क्या है, सैक लाइक स्ट्रक्चर। ये पहला लोब है, ये सेकंड लोब है, इसलिए इसे हम बाई लोब्ड कहेंगे। अगर ये लोब्स के अंदर भी डिविजन है ऐसे। अब देखो मैं कुछ बना रही हूं, ध्यान से देखना। अगर हमने इस एंथर को यहां से काट दिया, देखो मैंने यहाँ पे काट दिया, ये ऊपर वाला पार्ट है और ये नीचे वाला पार्ट है, तो हमें एंथर के अंदर कुछ ऐसे तरीके के स्ट्रक्चर्स दिखते हैं। ठीक है, हमें एंथर के अंदर कुछ ऐसे तरीके के स्ट्रक्चर्स दिखते हैं, और ये ऐसे स्ट्रक्चर्स दिखते हैं। ये जो आपको अंदर गोल दिख रहे हैं, ये एक मिनट, मैं थोड़ा अच्छे से बना लेती हूँ इसे फिर से। आपको यहाँ पे भी गोल जैसे स्ट्रक्चर्स दिखेंगे, इसे हम कहेंगे थीका। थीका लोब्स, ये लोब है, ये थीका है। और एक लोब में आप यहाँ पे देख लो, ये वाला स्ट्रक्चर देख लो, एक लोब में दो थीका होता है। ठीक है, ये एक लोब है, इसमें दो थीका होता है। तो टोटल कितने थीका हो गए एंथर में? एंथर में पहले तो लोब्स कितने हो गए, 2। थीका कितना हो गया, 4। ठीक है, थीका 1 2 3 एंड 4। ये गलती हुई थी पिछले वीडियो में मेरे से, आई एम सॉरी बच्चे लोग, ये गलती हुई थी कि मैंने 2 थीका बताया था, बट 2 नहीं 4 थीका है। ठीक है, ये याद रखना। थीका के अंदर ऐसे 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 मैं बना रही हूं कुछ चीजें हैं, इसको कहते हैं हम माइक्रो स्पोरेंजियम। ये भी बैग लाइक स्ट्रक्चर है। माइक्रो, माइक्रो का मतलब क्या होगा, माइक्रो मतलब स्मॉल, स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम का मतलब क्या लग रहा है, जियम मतलब कलेक्शन ऑफ हाउस ऑफ क्या, स्पोर्स, मतलब यहाँ पे स्पोर्स बनते हैं, स्पोर्स आर मेड हियर। माइक्रोस्पोरेंजियम भी कितने होते हैं, कितने माइक्रोस्पोरेंजियम है थीका के अंदर, हर एक थीका के अंदर एक माइक्रोस्पोरेंजियम है, तो टोटल माइक्रोस्पोरेंजियम है 4। आपको फिर से ये समझा देती हूँ। एंथर बाइलोब्ड होते हैं, मतलब ये फर्स्ट ये सेकंड। लोब्स के अंदर 2 थीका होता है, 1 2 3 4। एक लोब के अंदर 2 थीका, एक लोब के अंदर 2 थीका। ठीक है, तो 2 लोब्स के अंदर टोटल 4 थीके हो गए। ठीक है, थीका हो गया, थीके। ठीक है, और थीका के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम होता है, तो टोटल 4 माइक्रोस्पोरेंजियम हो गए, 1 2 3 एंड 4। मैंने एक चीज नहीं बताई आपको, अरे चला गया, कोई बात नहीं, फिर बना लेंगे, ब्लू से बनाती हूँ। अब जो मैंने आपको नहीं बताई वो ये है कि माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर, जो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर हैं ऐसे बढ़ते रहो स्ट्रक्चर्स। वीडियो स्लो है बट
मैं ऐसा समझती हूँ कि स्लोली आप बस समझ लो, फिर फास्ट क्वेश्चन उतना ही सॉल्व कर पाओगे, यहाँ पे बैठ जाना चाहिए। ओके, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ये जो रेड कलर में मैंने किया है वो है स्पोरोजिनस टिश्यू। तो क्या होता है माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर? स्पोरोजिनस टिश्यूज, और स्पोरोजिनस टिश्यूज के अंदर होते हैं पोलन ग्रेन्स। ये एंथर का स्ट्रक्चर है। चलो अच्छे से बनाते हैं, अच्छे से बनाओ भाई साहब, अच्छे से बनाओ। ठीक है, थोड़ा डेकोरेट कर लेते हैं इसे। तो ये एंथर का स्ट्रक्चर है, उसमें 2 लोब्स, 2 थीका एंड 4 माइक्रोस्पोरेंजियम है। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर स्पोरोजिनस टिश्यूज होते हैं, और स्पोरोजिनस टिश्यूज के अंदर क्या होते हैं? पोलन ग्रेन्स। सॉरी, माइक्रोस्पोरेंजियम के वॉल लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। मतलब इनके वॉल्स में कितने लेयर्स है? टोटल 4 लेयर्स, टोटल 4 लेयर्स। मतलब ये जो वॉल्स है ना, सबसे ऊपर वाला लेयर है, दूसरे पेन से करते हैं, सबसे ऊपर वाला लेयर है ये ऊपर, 4 लेयर से तो बना देती हूं मैं। इसे कहेंगे हम एंडोमेट्रियम। उसके अंदर है एंडोथीसियम। उसके अंदर है मिडल लेयर, और उसके अंदर है टेपेटम के सेल्स। उसके अंदर है, सॉरी, ये ब्लू वाला जो है ये टेपेटम है, टेपेटम। इसके सेल्स के अंदर ये 2-2 डॉट्स करो, ये 2-2 न्यूक्लियाई है, ये 2-2 करो, ठीक है, इसके सेल्स के अंदर। तो 4 लेयर, सबसे पहला वाला है एंडोमेट्रियम, और वो सबसे ऊपर वाला लेयर है। सेकेंड लेयर है एंडोथीसियम, फिर है मिडिल लेयर, और फोर्थ है टेपेटम। टेपेटम। ये फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड लेयर्स का फंक्शन है प्रोटेक्शन प्लस डेहिसेंस। क्या है डेहिसेंस बाबा? हमें नहीं पता। ये जो तीनों लेयर है, एंडोमेट्रियम, एंडोथेसियम और मिडिल लेयर, ये पोलन ग्रेन्स को प्रोटेक्ट करके रखता है। प्रोटेक्ट, कोई नहीं आना, कोई नहीं जाना, हवा पानी सब सारी चीजों से प्रोटेक्ट करके रखता है। और डेहिसेंस करता है, मतलब ये लेयर फटेगा और पोलन ग्रेन बाहर निकलेगा, तब जाके दूसरे फ्लावर पे फर्टिलाइजेशन करेगा ना, पॉलिनेशन करेगा, और दूसरे फ्लावर से फिर नया प्लांट उगेगा। तो आपको समझ आया? डेहिसेंस मतलब एंथर का फटना, डेहिसेंस मतलब एंथर का फटना, ठीक है। तो ये तीनों लेयर्स डेहिसेंस में मदद करता है, स्पेशली एंडोथीसियम। स्पेशली एंडोथीसियम डेहिसेंस में मदद करता है। बट आपको लिखना है तीनों लेयर्स का फंक्शन प्रोटेक्शन प्लस डेहिसेंस। अब लास्ट जो लेयर है टेपेटम, इसका काम है, ये माँ जैसे काम करती है। इसका काम है पोलन ग्रेन्स को नरिशमेंट देना और फूड देना। फूड में ये क्या क्या देती है? लिपिड्स देती है, फैट्स मतलब प्रोटीन्स, अरे सॉरी, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, ये सब देती है टेपेटम, ठीक है। उसके सेल्स बाई न्यूक्लिएटेड होते हैं, 2 न्यूक्लियस है, ठीक है। टेपेटम के जो सेल्स है ये ब्लू वाले, इसके अंदर 2 न्यूक्लियस होता है, बाई न्यूक्लिएटेड होती है, और इसके अंदर बहुत सारा खाना होता है, ठीक है, समझ आया? 4 सेल्स लेयर्स, ऊपर वाले तीनों का काम है प्रोटेक्शन और डेहिसेंस, और लास्ट वाले का काम है नरिश करना और खाना देना। अब मैंने स्पोरोजिनस टिश्यूज की बात की थी। स्पोरोजिनस टिश्यूज, स्पोरोजिनस टिश्यूज में हर एक जो सेल है, स्पोरोजिनस टिश्यू में जो हर एक सेल है वो ऐसे कॉम्पैक्टली अरेंज रहते हैं, मतलब एक दूसरे को लग के एकदम अरेंज रहते हैं, और हर एक सेल के पास क्षमता होती है कि वो पोलन मदर सेल बने, और इसे कहते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। हर एक सेल आगे जाके मैच्योर होके पोलन मदर सेल बनती है या माइक्रोस्पोर मदर सेल बनती है।
ये कौन से किसकी बात कर रहे हैं? ये स्पोरोजिनस टिश्यूज सेल से बने हैं ना, तो हर एक सेल पोलन मदर सेल है या माइक्रोस्पोर मदर सेल है। आगे जाके ये सेल्स बनते हैं, ठीक है। अब देखेंगे पोलन मदर सेल से माइक्रोस्पोर कैसे बनते हैं, मतलब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसे होते हैं, माइक्रोस्पोर्स बनते कैसे हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ये माइक्रोस्पोरेंजियम बना लिया हमने, पता चला ना माइक्रोस्पोरेंजियम कौन सा है। ये देखो, ये थीका है, उसके अंदर ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट है ये मैंने यहाँ पे बनाया है, ओके। ये पार्ट अंदर भी है ना उसका कोई पार्ट, तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है उसके अंदर, ठीक है। ये मैंने बना लिया है माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। इसको मैं रब नहीं करती हूँ, अभी यहाँ पे रहने देती हूँ। इसके अंदर है स्पोरोजिनस टिश्यूज, वो मैं कलर कर देती हूँ। इसके अंदर स्पोरोजिनस टिश्यूज है। स्पोरोजिनस टिश्यूज के अंदर है क्या है, ये पीएमसी, पोलन मदर सेल्स और माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, जो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं, और ये डिप्लॉयड सेल्स होते हैं। ये सेल्स क्या है, ये स्पोरोजिनस टिश्यू है, और ये सेल्स पीएमसी और एमएमसी ये डिप्लॉयड सेल्स है, मतलब इनके पास 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। और ये स्पोरोजिनस टिश्यूज माइक्रोस्पोर के अंदर पूरा फिल्ड होता है, पूरा फिल्ड होता है। ये आपको इतना समझ आया? माइक्रोस्पोरेंजियम बनाया, उसमें मैं पूरा फिल्ड किससे है, वो स्पोरोजिनस टिश्यूज से है। और स्पोरोजिनस टिश्यूज किससे बना है, पीएमसी और एमएमसी, ठीक है। अब आएंगे हम पीएमसी के आगे क्या होता है। ये एक पीएमसी को उठाते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये मैंने बना लिया है पोलन मदर सेल। इसके अंदर ना मियोसिस होगा। मियोसिस मतलब मियोसिस 1 प्लस मियोसिस 2 मिला के एक मियोसिस होता है, ठीक है। मियोसिस होता है मतलब इसमें दोनों स्टेजेस होंगे, मियोसिस 1 भी मियोसिस 2 भी। तो पोलन मदर सेल जो है ये 2n है, डिप्लॉयड है। जब इसमें मियोसिस 1 होगा तो हमें 2 सेल्स मिलेंगे, और जब इसमें मियोसिस 2 होगा, मतलब ये दोनों मिला के एक ही मियोसिस हुआ, इसमें 4 सेल्स बने। ध्यान से सुनना, ये सब उस वीडियो में नहीं था। ये जो 4 सेल्स बने वो एक दूसरे से चिपके हुए हैं, एकदम चिपक के हैं, और ये 4 है इसलिए इसको टेट्राएड कहते हैं। और ये माइक्रोस्पोर टेट्राएड हुआ, और ये चारों सेल्स में सिंगल एन है, क्योंकि मियोसिस मतलब क्रोमोसोम्स का नंबर हाफ हो जाता है। हाफ मतलब 2n को डिवाइडेड बाय 2 कर दो, तुम्हारे पास n बचा, तो n आ गया, ठीक है। ये 4 सेल्स मैंने क्या कहा था, इसे कहते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राएड, वो एक दूसरे से ऐसे चिपके हुए हैं। अब पीएमसी से जो माइक्रोस्पोर टेट्राएड बना, ये पूरे प्रोसेस को हम कहेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इसे हम कहेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, क्योंकि इसमें माइक्रोस्पोर बना, पोलन मदर सेल से माइक्रोस्पोर बना। आगे क्या होगा, आगे ये जो माइक्रोस्पोर्स है वो बड़े होके पोलन ग्रेन्स बनेंगे और ऐसे अलग हो जाएंगे। चिपके हुए थे, दोस्ती खत्म, अलग हो गए, ये माइक्रोस्पोर टेट्राएड अलग हो गए। अब इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं अरेंजमेंट को हम कहते हैं टेट्राहेड्रल, लिख लो, और आइसोबाइलैटरल। ये जो अरेंज हो गए ना अलग अलग, इसे हम कहते हैं टेट्राहेड्रल और आइसोबाइलैटरल। कभी कभी ये अरेंजमेंट ऐसे होता है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। ये माउंटेन शेप में अरेंजमेंट होता है, ट्रायंगुलर शेप में, इसलिए इसे कहते हैं टेट्राहेड्रल। कभी कभी ऐसे अरेंज हो जाते हैं, ये इसे आइसोबाइलैटरल कहते हैं। आइसो मतलब इक्वल टू, बाई मतलब 2, लैटरल मतलब साइड्स, मतलब दोनों साइड पे इक्वल अरेंजमेंट होता है। आइसो मतलब इक्वल टू 2 साइड्स पे इक्वल अरेंजमेंट होता है। समझे, ये अरेंजमेंट ऐसे हो सकता है। मैं इसे अभी रब आउट कर देती हूँ। ये जो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है ना, वो डाइकॉट प्लांट्स में होता है और आइसोबाइलैटरल मोनोकॉट्स में होता है, ठीक है। डाइकॉट प्लांट्स, डाइकॉट्स, मोनोकॉट्स।
मोनोकॉट का एग्जाम्पल लिख लो राइस, डाइकॉट का एग्जाम्पल लिख लो सनफ्लावर। ठीक है, तो ये पीएमसी से मियोसिस होके 4 माइक्रोस्पोर टेट्राइड बने। 4 माइक्रोस्पोर टेट्राइड फिर अलग हो गए, पोलन ग्रेन्स बने, मैच्योर हुए, अलग हुए और पोलन ग्रेन्स बने। इस अरेंजमेंट को हम टेट्राहेड्रल या आइसोबाइलैटरल कहते हैं। और ये एन 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 एन। अब एक पोलन ग्रेन को उठाते हैं, एक वाले को उठाते हैं, यहाँ पे इसमें एक न्यूक्लियस है। अब यहाँ पे हम माइटोसिस कर देते हैं। क्या करेंगे? माइटोसिस। माइटोसिस करेंगे तो ध्यान से देखना, यहाँ पे एक सेल बनेगा जिसका न्यूक्लियस यहाँ पे है। इस सेल के अंदर एक और सेल है जिसका न्यूक्लियस यहाँ पे है, मतलब 2 सेल्स बने। यहां तक 2 सेल स्टेज था, यहां तक 1 सेल स्टेज यहां तक चला। ठीक है, अब बना 2 सेल बना ना, तो इसे हम 2 सेल स्टेज कहेंगे। ये जो बड़ा वाला सेल है उसका न्यूक्लियस, ये बड़ा वाले सेल को हम कहते हैं वेजिटेटिव सेल। ये वेजिटेटिव सेल न्यूक्लियस, ये जनरेटिव सेल, ये जनरेटिव सेल न्यूक्लियस को समझा। 2 सेल्स बने इसे, इसलिए हम इसे कहेंगे 2 सेल स्टेज। जो जनरेटिव सेल है वो वेजिटेटिव सेल, देखो वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में ऐसे तैरता हुआ होता है और उसके अंदर भी एक न्यूक्लियस होता है। 2 सेल 2 न्यूक्लियस। अब इसी सेल के आगे कुछ कुछ स्टेप्स होते हैं, वो मैं आपको समझाती हूँ। इसी सेल को मैं वापस से ड्रॉ करती हूँ। ये हो गया वेजिटेटिव सेल और उसका न्यूक्लियस, ये हो गया जनरेटिव सेल और उसका न्यूक्लियस। ठीक है, ये हो गया। इसके ऊपर 2 लेयर्स आएंगे, एक ये लेयर हो गया और एक ये लेयर हो गया। इस लेयर को हम कहेंगे, सबसे ऊपर वाला जो लेयर है इसे हम कहेंगे एक्साइन। अच्छे से लिखते हो, एक्साइन। इसके अंदर वाला लेयर जो है वो इंटाइन है। फिर इसके अंदर वाला वेजिटेटिव सेल है और ये एक्चुअली यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सॉरी। और उसके अंदर है जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल तो आपको पता चल गया। अब ये इंटाइन लेयर की बात करेंगे। ये जो इंटाइन लेयर है ये एक कंटिन्यूअस लेयर है, मतलब इसके अंदर कोई कट्स नहीं है, सिंपल गोल सा लेयर है और ये बना है सेल्यूलोज प्लस पेक्टिन से। ठीक है, इतना ही है इंटाइन लेयर का काम। जो एक्साइन लेयर है ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो टॉपिक है ना, ये एक्साइन, इंटाइन, वेजिटेटिव, जनरेटिव, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीट का, प्लीज ध्यान से सुनिए। जो एक्साइन लेयर है ये बहुत ही टफ लेयर है, बहुत ही हार्ड लेयर है। ठीक है, ये बना हुआ है मेड ऑफ, ध्यान से सुनना, स्पोरोपोलेनिन। पहले इतना नोट डाउन कर लो क्योंकि मैं इतना रब करने जा रही हूँ। ये स्पोरोपोलेनिन से बना है। ये स्पोरोपोलेनिन मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है। इसका मतलब ये है कि ये बहुत टफ है, बहुत कड़क है। इसे, ये इतना कड़क है कि ना ही उसे स्ट्रॉन्ग एसिड, एल्कली, हाई टेम्परेचर, एंजाइम, ये चारों चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ता है। नो इफेक्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, एल्कली, हाई टेम्परेचर, एंजाइम, इन चारों चीजों का स्पोरोपोलेनिन पे बाल बाका नहीं कर सकता। ये इतना कड़क है और इसकी वजह से पोलेंस जो है, इसके अंदर पोलेंस है, इसके अंदर पोलेंस बनने वाले हैं। ठीक है, जो पोलेंस है वो हजारों साल तक जिंदा रह सकते हैं, मिलियंस, एज फॉसिल्स आप इनको स्टोर कर सकते हो और वो रहते भी हैं बिकॉज उनके एक्साइन लेयर में स्पोरोपोलेनिन है और वो वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है। और भी मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल्स है जैसे डायमंड। ठीक है, बट ये भी बहुत कड़क है। अब एक और चीज है इसमें, ये जो स्पेसेस है ना, इनको हम कहते हैं जर्म पोर्स। इन्हें कहेंगे हम जर्म पोर्स। ये स्पेस होना भी जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि आगे जाके ना
ये जो वेजिटेटिव सेल है, ये जो वेजिटेटिव सेल जो मैंने पिंक में बनाया, ये आगे जाके पोलन ट्यूब बनाएगा, पोलन ट्यूब बनाएगा ऐसे, और जर्म पोर से ये पोलन ट्यूब निकलेगा। ये जो वेजिटेटिव सेल का साइटोप्लाज्म है वो बनेगा पोलन ट्यूब, और ये जो न्यूक्लियस है वो पोलन ट्यूब में चला जाएगा। ठीक है, वेजिटेटिव सेल का साइटोप्लाज्म पोलन ट्यूब बनाएगा, वो पोलन ट्यूब जर्म पोर्स में से बाहर निकलेगा। अगर जर्म पोर्स नहीं होते तो क्या वो एक्साइन लेयर को तोड़ सकता था? नहीं ना, क्योंकि स्पोरोपोलेनिन है, बहुत ज्यादा टफ है स्पोरोपोलेनिन, तो वो एक्साइन लेयर को नहीं तोड़ सकता। इसीलिए नेचर ने इतनी खूबसूरती से हर चीजों को बनाया है। ठीक है, समझे आप? वेजिटेटिव सेल का साइटोप्लाज्म क्या बनाएगा? पोलन ट्यूब। न्यूक्लियस का काम क्या है? पोलन ट्यूब में चला जाएगा। आगे जाके ये क्यों न्यूक्लियस चला जाता है पता है? क्योंकि ये आगे जाके न्यूक्लियस पोलन ट्यूब को, जब वो ये स्टिग्मा पे लैंड होता है ना, तो ये जो न्यूक्लियस है पोलन ट्यूब को गाइड करता है कि यहाँ से नीचे जाना है, यहाँ से नीचे जाना है। जैसे अपना काम खत्म हो जाता है, न्यूक्लियस मर जाता है। गाइड करके वो बता देता है कि भाई तुम वहां तक जाओ, और जैसे उसका काम खत्म, न्यूक्लियस मर गया। मेरा डायग्राम भी चला गया, तो फिर से मैं ड्रॉ कर लेती हूँ इसे। ये वेजिटेटिव सेल, इतना आपको समझ में आ गया। ये था 2 सेल स्टेजेस, और ऊपर के लेयर्स भी मैंने आपको समझा दिया। अब आएगा 3 सेल स्टेज। 3 सेल स्टेज, जो जनरेटिव सेल है, जो जनरेटिव सेल है वो आगे जाके सेकेंड माइटोसिस करेगा और 2 मेल गैमेट्स बनाएगा, और एक वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस तो है, एक वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस है और ये 2 मेल गैमेट्स। ठीक है, तो टोटल 3 सेल स्टेज में 3 सेल्स बने, 1 वेजिटेटिव सेल एंड 2 मेल गैमेट्स। मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, आप में तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। 2 मेल गैमेट्स बने, ये हुआ 3 सेल स्टेज। अब ये 3 सेल स्टेज ना सारे एंजियोस्पर्म्स में होते हैं। सारे एंजियोस्पर्म्स ये 3 सेल स्टेज तक कवर करेंगे, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। ठीक है, बट टाइमिंग अलग अलग होगा। कैसे? 60% प्लस, क्या है, प्लस एंजियोस्पर्म्स में क्या होगा, ये 3 सेल स्टेज के पहले ही पोलन ग्रेन्स बाहर निकल जाएंगे। समझे आप? मतलब कैसे? वो जो माइक्रोस्पोरेंजियम का मैंने स्ट्रक्चर बनाया था, इसमें जो थीका है, देखना ध्यान से, जो थीका है वो ऐसे एक्सपांड होगा। ठीक है, एक्सपांड नहीं होगा, वो ऐसे जुड़ जाएगा, दोनों थीका दोनों तरफ से ऐसे जुड़ जाएंगे। पोलन ग्रेन्स बहुत सारे नंबर में इंक्रीज हो जाएंगे और ये फिर बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से बाहर निकलता है। तो 60% प्लस एंजियोस्पर्म्स में ये 2 मेल गैमेट्स बनने से पहले ही पोलन ग्रेन्स को भगा देते हैं, जाओ। मेल गैमेट उसमें भी बनेगा, बट कब बनेगा? ये बाहर निकल गए पोलन ग्रेन, स्टिग्मा पे आ गए। जैसे स्टिग्मा पे आते हैं तब उनमें 2 मेल गैमेट्स बनते हैं। ठीक है, जैसे स्टिग्मा पे आने के बाद इनमें 2 मेल गैमेट्स बनते हैं। अंडरस्टूड? लेकिन 40% एंजियोस्पर्म्स में 3 सेल स्टेज हो जाता है, फिर ही पोलन्स बाहर निकलते हैं। 40% एंजियोस्पर्म्स कहते हैं कि नहीं, आधा अधूरा काम हमको नहीं पसंद, हमारे 2 मेल गैमेट्स बनाओ, फिर ही हम निकलेंगे यहां से बाहर, नहीं तो नहीं निकलेंगे। तुम वो 60% जैसा मुझे मत समझो, आधा अधूरा मुझे नहीं चाहिए। समझे? ये 40% में क्या होता है, ये दोनों मेल गैमेट्स यहाँ पे बन चुके होते हैं और फिर बाद में नहीं बनते, पहले ही बन गए। आपको समझ आया? ओके। अब एक और चीज रह गया, ये जो एक्साइन लेयर है ना, ये देखो जो कड़क ब्लैक वाला है, ये अलग अलग डिजाइन्स एंड पैटर्न्स के होते हैं। डिजाइन्स और पैटर्न्स इसके अलग अलग होते हैं। तो ये डिजाइन्स क्यों होते हैं? क्योंकि जब पॉलिनेशन होगा, पोलन ग्रेन्स निकलेंगे बाहर और स्टिग्मा पे चिपकेंगे, यहाँ पे स्टिग्मा पे चिपकेंगे। तो एक्चुअली स्टिग्मा के ऊपर ना, स्टिग्मा हर कोई पोलन ग्रेन्स को नहीं लेगा। स्टिग्मा के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं, जैसे लॉक एंड की देखा है ना, ताला और चाबी।
स्पेसिफिक चाबी का, स्पेसिफिक ताले का स्पेसिफिक चाबी होता है, वैसे स्टिग्मा के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं, वो उसी पैटर्न वाले पोलन ग्रेन को ही पकड़ेगा, दूसरे जो पैटर्न्स उसको मिलेंगे वो नहीं पकड़ेगा। तो इसलिए स्पेसिफिक पैटर्न होता है ताकि स्टिग्मा उसे रिकॉग्नाइज कर सके और उसे बिठा सके, और आगे का प्रोसेस जो पोलन ट्यूब बनाना, ओवरी को फर्टिलाइज करना, आगे का प्रोसेस हो सके। समझे आप? इसलिए डिजाइन्स एंड पैटर्न्स होते हैं। ये एक रीजन है। सेकंड रीजन डिजाइन्स एंड पैटर्न्स का ये है कि इस डिजाइन्स की वजह से जो पोलेंस इंसेक्ट्स पे तो चिपकते हैं ना, तो इन डिजाइन्स की वजह से वो अच्छे से चिपक जाता है, ऐसे होल्ड कर सकता है। प्लेन होता है तो वो इतना जल्दी होल्ड नहीं कर पाता, इसलिए ऐसे डिजाइन्स की वजह से ये चिपक जाता है और इंसेक्ट्स के ऊपर मस्त फ्लाई करके वो स्टिग्मा पे जाता है। अंडरस्टूड? और जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये पोलन ग्रेन्स ऐसे मैच्योर होके बाहर निकलते हैं। और एक और चीज है, यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू भी होता है जहाँ पे फिलामेंट अटैच होता है। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू, फिलामेंट भूल गए क्या? ये एंथर, ये फिलामेंट इस कनेक्टिव टिश्यू में अटैच होता है। देखो प्लीज, ये वीडियो के जो भी चीजें मैंने बताई है सब लिख लो। अब आप टेक्स्ट बुक पढ़ो, आपको सब कुछ आने वाला है, ईच एंड एवरीथिंग। कोई ऐसी चीज नहीं है जो नहीं आएगा। मैं टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ रही हूँ अभी, मे बी नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे गायनेशियम।